नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश के बाद ब्रिटेन में भी हालात बेकाबू, अब भी जारी हिंसा का दौर, नस्लवाद के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश के अलावा ब्रिटेन में भी पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है। यहाँ के साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की मौत के बाद अप्रवासियों को बड़े स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच धूर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने और अप्रवासियों तथा जातीय अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को नस्लवाद के विरोध में हजारों लोग इंग्लैंड की सड़कों पर उतर आए। नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिसमें लिखा था कि फांसीवाद और नस्लवाद को नष्ट करे, शरणार्थियों का स्वागत है, अति दक्षिण पंथ को रोके और प्यार करो, नफरत नहीं। ब्राइटन में केवल कुछ ही संख्या में अति दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिनकी संख्या नस्लवाद विरोध भीड़ से काफी कम थी। यह ब्रिटेन के लिए राहत की बात है, क्योंकि कई दिनों से देश में मुसलमानों और आम तौर पर अप्रवासी आबादी को निशाना बनाकर दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी घायल हो गए, दुकानों को लूट लिया गया और शरणार्थियों के होटलों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई कि साउथपोर्ट में बच्चों की हत्या करने वाला युवक कट्टरपंथी मुस्लिम प्रवासी था। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि 17 साल का संदिग्ध चाकूबाज, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन के लिवरपूल, ब्रिस्टल, हल और बेलफास्ट में प्रदर्शन किए गए। इनके विरोध में नस्लवाद विरोध करने वाले भी सड़क पर आ गए और दोनों गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। दोनों ने एक दूसरे पर ईंटें और बोतलें फेंकी। कमला गंगा इंटरसिटी में डकैती, पहाड़ के स्वर्ण व्यवसायी से 3 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी। अथमलगोला स्टेशन से खुली कमला गंगा इंटरसिटी ट्रेन में हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बाढ़ बाजार के रहने वाले पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि अथमलगोला स्टेशन के पास हमारी अपनी दुकान है। दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे और भी कई दुकानदार साथ में ट्रेन में चढ़े थे, जिसके बाद ट्रेन से अथमलगोला से बाहर अपने घर आ रहे थे। इस दरमियान हथियार से लैस अपराधियों ने ट्रेन रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उसी बोगी में और कई अन्य यात्रियों से लूटपाट की गई है। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं स्वर्ण व्यवसायी ने बताया कि उनके पास दुकान का जेवरात और 30,000 रुपए कैश था, जिसे बदमाशों ने लूट लिया। 3 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। नारेबाजी से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर उठे। देश के उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी से उठकर चले गए। वे विपक्षी दलों के नेताओं की नारेबाजी से नाराज थे। उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो हुआ वह ठीक नहीं है। यहाँ मुझे नहीं बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। विपक्ष के नेता मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसे में इस कुर्सी पर बैठने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। इस बीच विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में विनेश फोगाट के मुद्दे को उठाना चाह रहे थे। इसकी अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगे। इस पर ही सभापति नाराज हो गए। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए अनुमति दी। उन्होंने खड़गे से पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? इस बात पर खड़गे ने कहा कि हमने कल भी यह बात रखी थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ सिर्फ विनेश फोगाट से जुड़ा नहीं है। हम यह चर्चा करने चाहते हैं कि इसके पीछे आखिर कौन है। इसी दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो हंगामा तेज हो गया। इसी दौरान सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराजगी जताते हुए कहा, सदन में आपका व्यवहार सबसे खराब है। आप चेयर की ओर चिल्ला रहे हैं। मैं आपके व्यवहार की निंदा करता हूँ। अगली बार मैं आपको सदन के बाहर कर दूंगा। आपने चेयर पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिजाब बांधकर आने वाली छात्राओं की कॉलेज में नो एंट्री, प्रिंसिपल बोली ड्रेस कोड न होने देने का उल्लंघन। कानपुर के बिल्हौर कस्बे के बिल्हौर इंटर कॉलेज में बुधवार को चेहरे पर हिजाब बांधकर आने वाली 4 छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसको लेकर छात्राओं में खासी नाराजगी है। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है, इसलिए ऐसा किया गया है। बिल्हौर इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि कॉलेज में शासनादेश के मुताबिक ड्रेस कोड लागू है, इसलिए किसी भी छात्र को धार्मिक या फिर असामाजिक पहनावे के साथ नहीं आना है। यदि कोई छात्र छात्रा धार्मिक ड्रेस पहनकर आती है तो वह कॉलेज गेट या फिर कॉलेज चेंजिंग रूम में आकर उसे बदल ले, तभी उसे कॉलेज परिसर और कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रधानाचार्य ने कहा कि कॉलेज के अंदर निर्धारित ड्रेस पहनकर आने की अनुमति है। गैर पारंपरिक ड्रेस में आने वाले छात्र या छात्रा को रोका जाता है। उधर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक व पूर्व चेयरमैन नूर इदरीसी ने बताया कि हिजाब की तरह मुंह बांधकर आने वाली 4 छात्राओं को रोका गया है। सीनियर छात्राएं ड्रेस कोड नहीं मान रही थी, जिस पर प्रधानाचार्य ने भी समझाया था, लेकिन छात्राओं ने उनकी भी नहीं सुनी।
इसके बाद धार्मिक कपड़े पहनकर आने पर ऐसे छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शिक्षकों ने बताया कि हिजाब कक्षाओं में पहनने रहने से कई प्रकार की पठन पाठन में समस्याएं आती है। बांग्लादेशी संविधान में अंतरिम सरकार की व्यवस्था नहीं, फिर भी आज शपथ। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्ते से जारी आरक्षण आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। यह ऐलान सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने टेलीविजन पर किया। इस्तीफे के साथ ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में रुकी हुई हैं। सेना प्रमुख ने शेख हसीना के इस्तीफे की जानकारी देते हुए घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। आंदोलन चलाने वाले छात्र नेताओं की मांग के अनुसार मंगलवार को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अस्थायी सरकार की कमान सौंपी गई है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच अंतरिम सरकार के कार्यवाहक के तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज शपथ ग्रहण करेंगे। बांग्लादेश सेना के प्रमुख वकर उल जमान ने मोहम्मद यूनुस के शपथ ग्रहण की जानकारी दी है। यह कोई पूर्णकालिक सरकार नहीं है, बल्कि अस्थायी तौर पर काम करेगी। हालांकि इस अंतरिम सरकार को लेकर अभी कई संवैधानिक सवाल भी खड़े होने लगे हैं। पहले ऐसी सरकार चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ गया था। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों का भी इस्तीफा माना जाता है। इसका मतलब है कि कैबिनेट भंग हो चुकी है। राजनीतिक दलों की मांग के चलते राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद को भंग कर दिया। इससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। उधर मंगलवार को छात्र नेताओं ने सेना प्रमुख जमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान छात्र नेताओं ने नई सरकार के प्रारूप पर चर्चा की। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यह घोषणा की गई कि अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस होंगे। आंदोलन के समन्वयकों ने बताया कि राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद अन्य सदस्यों के नाम भी तय किए जाएंगे। शीर्ष मुस्लिम राजनयिकों ने हानिया की मौत का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया। बदला लेने की खाई कसम। बीते माह के आखिरी दिन हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। हानिया की मौत का जिम्मेदार लगातार इजराइल को माना जा रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इन सब के बीच शीर्ष मुस्लिम राजनयिकों ने कहा कि हानिया की हत्या के लिए इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही चेतावनी दी कि इससे क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। ईरान ने सऊदी स्थित इस्लामिक सहयोग संगठन IOC की बुधवार को एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान यहाँ मौजूद राजनयिकों ने हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। वहीं इजराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें, हानिया कतर में रहता था और गाजर पट्टी में इस युद्ध को समाप्त करने के लिए हो रही बातचीत में एक प्रमुख खिलाड़ी था। सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दाह में स्थित इस्लामिक सहयोग संगठन के मुख्यालय में विदेश मंत्री एकत्र हुए। बैठक के बाद संगठन में बयान जारी कर कहा कि वह इस जघन्य हमले के लिए इजराइल को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है। साथ ही इस हमले को ईरान की संप्रभुता का भी गंभीर उल्लंघन भी करार दिया। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने बुधवार तक हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि सऊदी सरकार के एक बयान के अनुसार अब उप विदेश मंत्री ने हमले के इस बयान पर सहमति जताई है। वहीं वर्तमान IOC अध्यक्ष गाम्बिया के विदेश मंत्री ममादोउ तांगारा ने कहा कि हानिया की मौत से पूर्व मध्य में जारी युद्ध और खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल मौजूदा तनाव को बढ़ावा देने का काम करेगा। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बाघेरी ने भी तेहरान के विचार को दोहराया कि जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इजरायली शासन के हमलों और उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी उचित कार्रवाई के अभाव में ईरान के पास इन शासन के आक्रमणों के खिलाफ वैध बचाव के अपने निहित अधिकार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इंस्पेक्टर संग पकड़ी गई थाना प्रभारी मामला। जांच में मिले होश पुराने वाले तथ्य। 8 पुलिस वालों पर गिरी गाज। इंस्पेक्टर संग पकड़ी गई थाना प्रभारी के मामले में जांच पूरी हो गई है। 11 पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं। SCP सदर ने DCP को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यह सभी अनुशासनहीनता के आरोपी बनाए गए हैं। थाना रकाबगंज स्थित सरकारी आवास में शनिवार को प्रभारी निरीक्षक शैली राणा के साथ इंस्पेक्टर पवन पकड़े गए थे। दोनों को पीटा गया था। पवन की पत्नी गीता और उनके भाई सहित अन्य पर पिटाई का आरोप है। घटना के वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस ने गीता और उनके भाई ज्वाला सिंह और भाभी सोनिका को जेल भेजा था। मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने वाले रकाबगंज के 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इनमें 2 को निलंबित तो 6 को लाइन भेजा गया था। प्रकरण की जांच SCP सदर डॉक्टर सुकन्या शर्मा कर रही थी। उन्होंने थाने में तैनात कई पुलिसकर्मियों पर बयान दर्ज किए। इसके अलावा इंस्पेक्टरों से भी जानकारी ली। जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट DCP को सौंप दी है। सूत्रों ने बताया कि जांच में 3 और पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। घटना के बाद मूक दर्शक बने पुलिसकर्मियों को अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग करने का दोषी माना गया है। यह भी सामने आया कि पवन की पत्नी को बुलाया गया था। इसके बाद घर भी दिखाया गया। वीडियो बनाने के भी इंतजाम कर दिए गए थे। इंस्पेक्टर पवन मुजफ्फरनगर से विजिलेंस स्थानांतरित होकर आए हैं। 1 महीने से मेडिकल अवकाश पर चल रहे थे। वह घर से प्रयागराज जाने की कहकर आए थे। एक मोबाइल भी बंद कर लिया था।
पत्नी से संपर्क नहीं कर रहे थे। इस पर उनकी पत्नी भी नजर रखी हुई थी। पत्नी गीता परिजन के साथ आई, इसके बाद बवाल हुआ था। पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया। सबको चौंकाते हुए पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने समर्थन करने के लिए सबका आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे सबका ऋणी रहेंगी। उन्होंने भावुक सोशल मीडिया पोस्ट में मां को याद करते हुए लिखा कि उनकी हिम्मत टूट चुकी है। इससे पहले पहलवान विनेश ने खेल पंचायत में अपील करते हुए ओलंपिक का रजत पदक संयुक्त रूप से देने की अपील की थी। उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले से पहले ही विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने करोड़ों प्रशंसकों को चौंका दिया। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर 24 साल के कैरियर का जिक्र करते हुए लिखा, अलविदा कुश्ती 2001-2024। भावुक 29 वर्षीय पहलवान विनेश ने मां को याद कर उनसे माफ़ी मांगते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत देश के खेल और सियासी जगत की कई हस्तियों ने विनेश को चैंपियन बनाते हुए उनका हौसला बढ़ाया था। इससे पहले बुधवार देर रात आई खबर के मुताबिक पेरिस में स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5:51 बजे उन्होंने खेल पंचायत यानी कोर्ट आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के सामने खुद को रजत पदक देने की अपील की है। दरअसल उन्होंने मंगलवार को लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि बुधवार को उनके वजन को मापा गया तो वह 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। खेल पंचायत खेल के लिए मध्यस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। यूपी में रूह कपाने वाली घटना, रात में रखा नवजात का शव, तड़के सफाई वाले ने कूड़ेदान में फेंका, सीसीटीवी से खुला राज। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुफ्तीपुर मोहल्ले में नवजात के शव को कूड़ेदान में फेंके जाने के मामले में एक सीसीटीवी की फुटेज हाथ लगी है। इसमें साफ दिख रहा है कि रात में सफेद कपड़े में लिपटे नवजात के शव को नल के पास रख दिया गया। बगल में ट्रांसफार्मर से पहले दाएं तरफ थोड़ी सी खाली जगह है। अल सुबह नगर निगम का सफाई कर्मी मौके पर आता है और कूड़ा उठाने वाले बेलचे से पोटली को उठाकर ट्रांसफार्मर के पास कूड़ेदान में फेंक देता है। थोड़ी देर में इसी कपड़े को खोलकर कुत्ते शव को नोचने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पुलिस आती है। संस्कार गैरेज हाउस की गली से आगे आकर दयानंद कन्या इंटर कॉलेज की तरफ एक रास्ता मुड़ता है। इसी मोड़ पर एक तरफ मजार है और सरकारी नल लगा हुआ है। इस गली में अस्पताल है और आगे की तरफ रिहायशी इलाका है। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में सुबह 5:26 पर नगर निगम के कूड़े की गाड़ी लेकर आता सफाई कर्मी दिखता है। कूड़ा गाड़ी ट्रांसफार्मर से थोड़ी दूर खड़ी करता है। 5:26 पर सफाई कर्मी बेलचा हाथ में लिए पहले ट्रांसफार्मर के पास आता है, फिर इधर उधर देखता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर के बगल में मजार और नल के बीच खाली स्थान से सफेद कपड़ों में लपटा कुछ कूड़ेदान के पास फेंकता है और फिर जिधर से आया रहता है उसी तरफ चला जाता है। बेलचे से कपड़े में लपटा सब कूड़े में फेंकते देखा साइकिल से जा रहा राहगीर भी सफाई कर्मी और कूड़ेदान की तरफ संदिग्ध नजरों से देखता है और आगे बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नवजात के शव को रात के समय ही इस खाली जगह पर लाकर रखा गया होगा। रात में 10:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक इलाके में बिजली भी गुल थी। इसी का फायदा उठाकर गली और मोहल्ले को करीब से जानने समझने वाले ने इस नवजात के शव को रख दिया होगा। दिन के वक्त अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर कुत्ते या अन्य किसी की नज़र इस पर पड़ जाती। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव के निधन की खबर उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने गुरुवार सुबह दी। उनके निधन से पूरे बंगाल में शोक का लहर है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर शोक जताया। जानकारी के मुताबिक बुद्धदेव ने सुबह नाश्ता भी किया था। इसके बाद वे अस्वस्थ हुए। सुबह करीब 8:20 बजे पाम एवेन्यू स्थित घर पर ही उन्होंने देह त्याग दिया। खबर मिलने के बाद उनके परिजन और राजनीतिक लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बुधवार शाम से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बुद्धदेव को सांस लेने में तकलीफ चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर थोड़ी देर में उनकी स्थिति ठीक हुई। फिर तय हुआ कि गुरुवार सुबह 11 बजे डॉक्टर आकर उनकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि वह अस्पताल जाने में बहुत अनिच्छुक थे। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर विचार किया जाएगा। लेकिन गुरुवार की सुबह से बुद्धदेव फिर बीमार पड़ गए। सुबह उठकर नाश्ते के बाद चाय पी। इसके बाद वह दोबारा बीमार पड़ गए और उन्हें नेबुलाइजर देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त वह दिल की बीमारी से पीड़ित थे। तुरंत डॉक्टरों को सूचित किया गया। उन्होंने आकर बुद्धदेव को मृत घोषित कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।